स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस खास पेशकश में। अब बात करते हैं बाजार की सबसे बड़ी खबर के बारे में। एलआईसी का आईपीओ इस वक्त खुला हुआ है और पहले 2 दिनों में इसको जोरदार रिस्पांस मिला है। आज दूसरे दिन ये आईपीओ पूरा भर गया। देश के सबसे बड़े आईपीओ के जरिए सरकार 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। लेकिन क्या आप भी इस आईपीओ के जरिए पैसा बना सकते हैं? कैसे आपके पोर्टफोलियो में यह आईपीओ बदलाव ला सकता है? इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब हमारे साथ हैं। फिरोज, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका। सब तरफ आप जहां भी जाइए आज भारत में आपको एलआईसी की ही चर्चा दिखाई देगी। अखबारों में, होर्डिंग्स में, एवरीवेयर हर कोई ये एलआईसी की बात कर रहा है कि आखिरकार एलआईसी का आईपीओ आ गया। पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट मिल रहा है, एम्प्लॉइज को डिस्काउंट मिल रहा है। मैं शुरुआत करूंगा बिल्कुल बेसिक सवाल से। क्या रिकमेंड कर रहे हैं आप? इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? आई थिंक इसमें सब्सक्राइब करने से पहले, निर्णय लेने से पहले आपको अपनी स्थिति जाननी बहुत जरूरी है। 2 इंपॉर्टेंट वेरिएबल हैं। क्या आप पॉलिसी होल्डर हैं? तो अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको डेफिनेटली इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए, पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप पॉलिसी होल्डर नहीं है बट क्या आपके पास डीमैट अकाउंट है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर चुके हैं पहले, तो आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप पॉलिसी होल्डर नहीं भी हैं और आईपीओ में भी कभी इन्वेस्ट नहीं किया तो आप इसको स्किप जरूर कर सकते हैं। अगर आपने दोनों ही नहीं किया, आपको सेपरेट डीमैट अकाउंट खोलना है और इसमें आईपीओ में डालना है, तो मेरे हिसाब से इतना भी लुक्रेटिव नहीं है आज की स्थिति में कि आप वो करें। सो इफ यू आर अ पॉलिसी होल्डर, डेफिनेटली यस। अगर आप ऑलरेडी आईपीओ में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो ये जरूर आपको ये आईपीओ मिस नहीं करना चाहिए, स्पेशली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। जो वैल्यूएशंस दी गई हैं और जो डिस्काउंट रिटेल कैटेगरी को भी मिला है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो आप डेफिनेटली इस पे कैपिटलाइज जरूर कर सकते हैं, पॉइंट 1। करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि पॉलिसी होल्डर अगर आपको हैं तो क्योंकि इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो करना चाहिए। पोर्टफोलियो में जब इसको शामिल कर रहे हैं, अब मैं अपने स्टॉक पोर्टफोलियो, इक्विटी पोर्टफोलियो में अगर शामिल कर रहा हूं एलआईसी को अगर, तो मेरा व्यू क्या होना चाहिए? क्या मुझे इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्डिंग की तरह देखना चाहिए या मुझे अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो फिर वो देखना चाहिए? मतलब क्योंकि जब मैं लगा रहा हूँ इतने बड़े आईपीओ में पैसा तो ये ओवर सब्सक्राइब होगा। आज ये पूरा आईपीओ भर चुका है, जाहिर तौर पर ये जरूरी भी नहीं है कि सबको शायद ये आईपीओ अलॉट भी हो। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। मेरे हिसाब से अगर कोई आईपीओ में डालता है और उसको मिल जाता है अलॉटमेंट, मेरे हिसाब से थोड़े पैसे बना के निकलने की रणनीति कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, एलआईसी पॉलिसीज में इन्वेस्ट करता है, उसको स्टॉक को 15 दिन के लिए क्यों होल्ड करना चाहिए? उसको स्टॉक तभी खरीदना चाहिए जब वो अलॉटमेंट से उनको दुगना, तिगना, 4 टाइम का मल्टीपल रिटर्न मिले ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट 1। माना कि ये सबसे बड़ा आईपीओ है, मेरे हिसाब से ये सबसे छोटा आईपीओ भी है क्योंकि ये सिर्फ 3.5% कंपनी की डाइल्यूशन कर रहा है। हमने 66 आईपीओ जो लास्ट ईयर आए थे उसको एनालाइज किया तो एवरेज 20, 25, 30% की डाइल्यूशन होती है। तो बड़ा तो है ही, बट इसमें जो डाइल्यूशन है सिर्फ 3.5% है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, एलआईसी जो है इंडिया के जो कोने कोनों में, भारत जिसको कहते हैं, मेट्रो सिटीज नहीं, पूरे भारत में फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग को एलआईसी से जोड़ा जाता था 65 सालों से। सो आई थिंक इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट हुई है, अभी जो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने पॉलिसी बाजार के साथ टाई अप किया है, इनकी जो डिमांड आएगी स्टॉक की म्यूचुअल फंड कंपनियों से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि सिर्फ 3.5% डाइल्यूट हुआ है, तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट इसके अच्छे हैं। और एक बात, मैंने कम ही एलआईसी पॉलिसीज देखी हैं जिसमें 10 साल के बाद भी डबल डिजिट रिटर्न आती है। अगर पॉलिसी होल्डर के नहीं पैसे बनते हैं तो शेयर होल्डर के जरूर बन सकते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग is what I would recommend in this stock. बात और अच्छी बात आपने कही फिरोज यहाँ पर कि पॉलिसी होल्डर के पैसे ना सही नहीं बनते अगर, तो कम से कम शेयर होल्डर के तो बनने ही चाहिए। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की आपने बात की, मैं वो पॉइंट भी समझना चाहता हूँ। बहुत सारा जो इनका जो आईपीओ है, एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी इसमें शामिल होंगे। क्या ये एक तरीका है? अगर मैं डायरेक्टली आईपीओ में पैसा नहीं लगा रहा हूँ तो मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकता हूँ जो इवेंचुअली एलआईसी के आईपीओ में पैसे लगाएंगे? आई थिंक वो रणनीति इतनी अच्छी तरह नहीं चलती है क्योंकि म्यूचुअल फंड जितने भी पैसे डालते हैं, जैसे 4,000 करोड़ एंकर इन्वेस्टिंग की हुई अप्रोक्सीमेटली, उसमें जो अगर आप परसेंटेज के हिसाब से हर फंड में आप देखते हैं तो 1 या 2% से ज्यादा की एलोकेशन नहीं आएगी।
तो अगर आप 100 रुपए म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगाते हैं ये सोच के कि एलआईसी में मेरे पैसे लग रहे हैं, तो 100 रुपए में से सिर्फ 1 रुपया लग रहा है, तो वो बहुत नहीं होगा। फिर उसमें 50% की भी लिस्टिंग गेन आ जाए तो आधा % का ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1% ही आपके पैसे लगे हुए हैं 100 रुपए में से। सो दैट्स नॉट अ ग्रेट स्ट्रेटजी टू गो थ्रू म्यूचुअल फंड रूट। बट म्यूचुअल फंड्स, ये देखना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड के पास बहुत सारे पैसे होते हैं बीएफएसआई सेक्टर में डालने के लिए, तो इस स्टॉक में डिमांड इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जरूर आएगी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डिमांड आएगी, ये अंदेशा है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डिमांड जरूर आएगी इसमें, ये दिखाई देता है। यहाँ पर ये भी देखने में आ रहा है फिरोज की जो एएमसीज हैं वो इस आईपीओ में बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं, क्या वजह दिखती है आपको? देखिए, अगर आप एंकर इन्वेस्टिंग देख रहे हैं तो काफी अच्छी उनकी जो एंकर बुक आई है वो बहुत अच्छी है। अगर आप QIB की बात करें तो QIB हमेशा लास्ट दिन पे सब्सक्राइब होता है, तो आई थिंक उसकी अच्छी रिस्पॉन्स जरूर आनी चाहिए। और मार्केट का जो माहौल है वो इतना बेहतरीन नहीं है आज की स्थिति में। अगर आप लास्ट ईयर की बात करें अक्टूबर नवंबर तक, तो काफी सारे आईपीओ ने 10, 20, 50, 100 गुना, 200 गुना भी HNI सब्सक्रिप्शन देखी, 1000 गुना भी देखी एक दो आईपीओज ने। अब जो सेंटिमेंट है वो इतना ब्यूटीफुल नहीं है, बट इस सेंटिमेंट के दौरान अगर ये पूरा सब्सक्राइब हो जाता है क्लोजिंग के पहले, तो वो आपको बताता है कि जैसे मार्केट का मूड बदलेगा तो वो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा, जब लिस्टिंग हो चुकी होगी तब की बात होगी। करेक्ट। तो यहाँ पर बहुत क्लियर कट व्यू निकल कर आ रहा है, बहुत अच्छे से यहाँ फिरोज ने समझाया पूरी सिचुएशन को। तो जो व्यू है वो ये है कि आप अगर पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको नजरिया रखना चाहिए इसका, और म्यूचुअल फंड का रूट जो है उससे बहुत ज्यादा फायदा होता दिखता नहीं है। तो अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में ले रहे हैं, आईपीओ में सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो बेटर रिटर्न्स का जो है मौका आपके हाथ में आ सकता है। फिरोज, आप हमारे साथ हैं, मैं आपसे एक और मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो कि इस समय काफी चर्चा में है, और वो है बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स का। यहां पर आरबीआई गवर्नर साहब ने अचानक से सबको सरप्राइज दे दिया और 40 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। उसके बाद अब ग्लोबली भी इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, यूएस में फेड ने बढ़ा दिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बढ़ा दिए। अब ये चर्चा हो रही है कि यहां से इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही जाएंगे, मेरी ईएमआई महंगी हो गई, मेरे लिए लोन महंगे हो गए। पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे इन्वेस्टमेंट पर सबसे पहले इस बढ़ते इंटरेस्ट रेट का क्या इंपैक्ट आप देखते हैं? देखिए, बढ़ते इंटरेस्ट रेट का हर जगह इंपैक्ट पड़ता है। आपको इक्विटी में भी फर्क पड़ता है और डेट में भी फर्क पड़ता है। डेट में सीधा सादा सेम दिन फर्क पड़ जाता है, क्योंकि अगर जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड्स जो होते हैं, जो उधार दिए हुए बॉन्ड्स जो होते हैं एक निवेशक के, उसकी वैल्यू घट जाती है क्योंकि ब्याज दरें बढ़ गई। तो इसीलिए वो डायरेक्टली, जैसे कल आपने देखा होगा तो काफी सारे डेट फंड्स जो लंबी अवधि के बॉन्ड लेके बैठे हैं, 2% से आधे % तक का उनका नुकसान हुआ है एक दिन में, जो सरप्राइज रेपो रेट इंक्रीज की जो कल आरबीआई गवर्नर साहब ने करी। दैट्स पॉइंट 1। इक्विटी का जो इंपैक्ट होता है वो घुमा फिरा के होता है, क्योंकि इक्विटी की जो कंपनियां हैं उनकी अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उनका खर्चा बढ़ता है। उनकी जो मशीनरी कैपिटल एक्सपेंशन की जो प्लान होती है नई फैक्ट्री डालने की, वो फैक्ट्रियों डालने का प्लान जो है वो इतना मजबूत नहीं रहता, उसको डिले कर देते हैं। तो इक्विटी की अर्निंग्स में फर्क पड़ता है, वो लॉन्ग टर्म फर्क पड़ता है। दैट्स पॉइंट 1। सो मेरे हिसाब से अगर आपने बॉन्ड फंड्स सही दिशा के खरीदे हैं, सही टाइम फ्रेम्स के खरीदे, तो 25 पैसे से आधा % का कल आपको फर्क पड़ा है, और वो भी इवन आउट हो जाएगा अगर 3 साल का कोई भी बॉन्ड फंड अगर खरीद के रखता है। माना कि ब्याज दरें बढ़ती हैं तो 4.5 से 5% टैक्स फ्री अभी भी मिला है, और जो निवेश कर चुके हैं उनको भी मिलेगा। हमने हिसाब किया, जो 5 स्कीम का मॉडल पोर्टफोलियो हम डेट की तरफ चलाते हैं, उसमें आज भी अगर 1 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया और 2 साल तक और होल्ड करते हैं, कुल मिला के 3 साल की इन्वेस्टमेंट पीरियड में उनको 5% टैक्स फ्री रिटर्न मिलने की अच्छी खासी गुंजाइश है, जो 7% एफडी के मुकाबले हार जाता है एफडी। सो आई डोंट थिंक इट्स सो मच टू पैनिक। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। इट इज़ नॉट टू मच टू पैनिक, ये सिचुएशन आपके सामने है। लेकिन जिस महंगाई की हम लगातार बात करते हैं फिरोज, अब उसमें क्वेश्चन ये आता है कि मुझे अपने पोर्टफोलियो को कैसे रीबैलेंस करना चाहिए, कितना हिस्सा मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड में अब रखना चाहिए, और अब चूंकि डेट जो है थोड़ा अट्रैक्टिव होता दिखाई दे रहा है, कितना हिस्सा मुझे अपने डेट फंड में रखना चाहिए अब? देखिए, जैसे हर बुरी खबर के साथ एक सिल्वर लाइनिंग ऑन द ब्लैक क्लाउड बोलते हैं, एक खुशखबरी भी रहती है। क्योंकि ब्याज दरें ऊपर मिली हैं, ऊपर गई हैं और महंगाई ऊपर गई है, तो आपको इक्विटी मार्केट सस्ते में मिल रही है। अक्टूबर लास्ट ईयर में 18,600 की लेवल पार कर चुकी थी निफ्टी,
और आज 6-7 महीनों बाद 16,668 या जो भी लेवल्स पे आज क्लोज हुई है वो लेवल मिल रही है, जो 12% कम है। अगर आपका आधा % का डेट में नुकसान हुआ है तो आपको 12% का इक्विटी में डिस्काउंट भी तो मिला है, 24 गुना ज्यादा डिस्काउंट मिला है। तो आपको अपनी इक्विटीज की एलोकेशन बढ़ाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। माना कि 6 महीने 3 महीने में नेगेटिव रिटर्न दिखे आपको, बट 5 सालों में आपको डेट से दुगना रिटर्न इक्विटी में इस लेवल से तो मिलने की संभावना बहुत बढ़ चुकी है, स्पेशली ओवर द लास्ट 1 वीक 10 डेज। सो दैट्स पॉइंट 1। तो आपको क्या मात्रा रखनी चाहिए? कमिंग बैक टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन, मेरे हिसाब से अगर आपकी 5 साल के ऊपर की इन्वेस्टिंग पीरियड है और आपके पास इक्विटी 50% से कम है, तो आप महंगाई को मात देना तो भूल ही जाएं। आपको महंगाई मात देने के लिए एटलीस्ट आधा हिस्सा इक्विटी में चाहिए होगा। अगर 5 साल की ऊपर की टाइम फ्रेम्स, 10 साल के ऊपर की टाइम फ्रेम्स है तो 75% पैसा आपका इक्विटी में होना जरूरी है। और अगर अब तक नहीं है तो इस मौके का फायदा उठाएं। ये बहम में ना रहें कि और 3% गिर सकती है, 4% गिर सकती है, वो तो गिर सकती है, बट ऊपर आना निश्चित है। बात है। और लॉन्ग टर्म में यही हमने देखा भी है कि जो है इक्विटीज़ ने रिटर्न्स जो हैं वो हमेशा बेहतर दिए हैं। और जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, वेल्थ क्रिएशन जो टर्म इस्तेमाल होता है वो वेल्थ क्रिएशन आमतौर पर इक्विटी के जरिए ही हो पाता है, क्योंकि लॉन्ग रन में टैक्स के बाद आपको रिटर्न्स इक्विटी में बेहतर मिलते हुए दिखते हैं। आप कुछ फंड्स रिकमेंड करना चाहेंगे फिरोज इस समय, अगर इस एनवायरनमेंट में किसी को अपने पोर्टफोलियो को रीजिक करना है तो कौन से फंड्स आपकी नज़र में हैं जो हम अपने पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड डेट साइड की बात कर देता हूं, आईसीआईसीआई फ्लोटिंग रेट फंड और कोटक डायनेमिक बॉन्ड फंड। ये फंड्स का अगर आप प्रयोग करेंगे, 3 फंड हैं, ये तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की क्षमता रखते हैं। ये हो गया आपका डेट पोर्टफोलियो। 3 साल के नजर से डालिए, 5 से 5.5% पोस्ट टैक्स आपको मिल सकता है, पॉइंट 1। और इक्विटी साइड पे अगर आप देखें तो लार्ज कैप में आप फ्रैंकलिन ब्लू चिप ले सकते हैं, मल्टी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में इन्वेस्को मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा में एसबीआई कॉन्ट्रा, फोकस्ड में एसबीआई फोकस्ड, और मिड कैप में आप कोटक इमर्जिंग इक्विटीज ले लीजिए और डीएसपी मिड कैप ले लीजिए। तो ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज के मैंने 6 डिफरेंट फंड्स इक्विटी के बोले हैं। इसका आप प्रयोग जरूर कर सकते हैं और 1-2 ना खरीदें। अगर आपके पास 5,000 रुपए की भी एसआईपी हर मंथ जाती है तो 6 के 6 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, क्योंकि हर फंड की क्षमता अलग है, हर फंड मैनेजर की काबिलियत अलग है। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर 6 फंड्स जो बताए हैं। आपको करना यह है कि आपको स्प्रेड आउट करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड लेके रखें अपने पास तो बेटर होगा। यहाँ पर जैसा कि फिरोज भी कह रहे हैं कि हर फंड मैनेजर की क्षमता अलग है, जो रिटर्न है एवरेज आउट वो आपको बेहतर मिलने की संभावना यहाँ से बढ़ जाती है। तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी लेकर चलिए। ये एक अच्छा समय है जब आपको इक्विटीज़ में मौका दिख रहा है, जैसा उन्होंने बताया कि हाई से करीब 10-12% का डिस्काउंट दिख रहा है आपको वहाँ पर। आगे शायद कुछ और गिरावट आए, लेकिन लॉन्ग रन में जनरली इक्विटीज ने ही बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। चलिए, हमारे साथ फिरोज हैं ही, कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। और सबसे पहले हमारे पास दीपक कुमार जी का सवाल आया है ट्विटर के जरिए। ये जानना चाहते हैं कि 10 साल में ये 2 करोड़ के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं। मौजूदा जो है निवेश इनका 5 फंड में है, 30,000 रुपये का ये निवेश कर रहे हैं। हर महीने 15,000 की एसआईपी बढ़ाने का भी मकसद है, यानी ये 30,000 का कर रहे हैं और इसको 45 कर सकते हैं। तो दीपक कुमार जी के पोर्टफोलियो में जो फिलहाल फंड हैं, एक्सिस फ्लेक्सी कैप है, कोटक फ्लेक्सी कैप है, यूटीआई फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड है। फिरोज, क्या लगता है इनके फंड का चुनाव ठीक है या इनकी स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए? आई थिंक दीपक की जो स्ट्रैटेजी है अपने गोल तक, 2 करोड़ के गोल तक पहुंचने के लिए 10 साल में पहुंचना है इनको, ये डेफिनेटली जेनरसली इन्वेस्ट कर रहे हैं। 30,000 कर रहे हैं, 15,000 बढ़ा सकते हैं। पहला ये कि ये 2 करोड़ का गोल क्या रेट ऑफ रिटर्न पे पूरा हो सकता है। 12% पे ये गोल नहीं पूरा हो सकता 45,000 के साथ भी, ये आपको याद रखना है। तो आपके पास 2 चारे हैं कि इसकी जो इन्वेस्टिंग है वो आप 80,000 तक ले जाएं या फिर अवधि को आप 13 साल कर। अगर ये दोनों में से एक चीज आप कर सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आगे चलते हुए और बढ़ा सकते हैं, तो आपका ये गोल जो 2 करोड़ रुपए का है 10 सालों में, वो पूरा हो सकता है। या फिर आप अमाउंट बढ़ा दें या फिर पीरियड बढ़ा दें। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनकी जो स्कीम्स हैं उसमें डेफिनेटली बदलाव की जरूरत है। और मेरे हिसाब से काफी बार स्कीम्स जो होती हैं वो 3-4 सालों में स्टेल हो जाती हैं।
तो उसमें एक जीरो बेस्ड करना जरूरी है। तो यूटीआई फ्लेक्सी कैप के बदले अगर आप कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप लेते हैं, एक्सिस फ्लेक्सी कैप के बदले एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप लेते हैं, 2 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स ली हैं, जो अच्छी रणनीति है क्योंकि फ्लेक्सी कैप में तीनों किस्म की स्टॉक्स शामिल हो जाते हैं। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को बरकरार रखें। आईसीआईसीआई मल्टी कैप के बदले अगर आप इन्वेस्को मल्टी कैप लें तो वो बेहतर होगा। These are the few changes on the portfolio which Deepak should consider doing. चलिए दीपक जी, तो बिल्कुल क्लियर आपके लिए सलाह यहाँ पर। नंबर 1 तो ये कि अगर 12% का रिटर्न भी माना जाए तो आपकी जो एसआईपी है वो कम दिखाई दे रही है, आपको वो एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए। तो वो बढ़ानी कितनी पड़ेगी आपको? करीब 85,000 तक की आपको एसआईपी करनी होगी 10 साल की, तब आप जो है 2 करोड़ के टारगेट तक पहुंचेंगे। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आपको 10 साल का जो पीरियड है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो कोई दोनों में से कोई एक काम करना होगा, तब आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। और जिस तरह के रिकमेंडेशन दिए हैं, कुछ फंड चेंज करने की बात यहाँ पर फिरोज ने आपको आइडिया दिया है। तो कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप आप ले सकते हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की तरफ जा सकते हैं, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप जो फंड है इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं, जिससे आपको जो है आपके गोल्स तक पहुंचने में आसानी होगी। अगला सवाल इंस्टाग्राम से हमारे पास आया है कपिल सिंह जी का। वो जानना चाहते हैं कि अच्छी कमाई की क्या रणनीति हो। ये तो मैं भी जानना चाहूँगा, फिरोज से ही पूछेंगे, लेकिन उन्होंने जो कुछ और डिटेल भेजी हैं वो ये है कि हर महीने वो 5 फंड में 25,000 रुपये का निवेश जारी कर रहे हैं। इस समय वो कर रहे हैं निवेश। उनके पोर्टफोलियो में एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एक्सिस स्मॉल कैप और एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग, इन सब में वो 5-5 हज़ार रुपये का निवेश कर रहे हैं इन 5 फंड में। वो जानना चाहते हैं क्या ये इनका पोर्टफोलियो सही है। तो फिरोज, सबसे पहले बेसिक सवाल, अच्छी कमाई की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो मैं भी इंटरेस्टेड हूं। उसके बाद हम कपिल जी के पोर्टफोलियो को डिस्कस करते हैं। आई थिंक कपिल जी ने ऑलरेडी एक रणनीति जो होती है अच्छी कमाई की वो सही की है, क्योंकि इन्होंने 2 साल पहले अपनी एसआईपी चालू की है। अप्रैल में 2 साल पहले पैंडेमिक पीक पे था, और उस टाइम पे अगर आपने एसआईपी की शुरुआत की है तो आपके पास हिम्मत भी है, और वो हिम्मत के जरिए आप इन्वेस्टमेंट शुरू भी कर चुके हैं। तो हमेशा आपको एसआईपी चालू करने से पहले ये भय नहीं रखना है कि भाई मार्केट का क्या हो। तो मार्केट के अनसर्टेनिटी में अगर आप एसआईपी चालू करते हैं तो भी ठीक है, दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपको एक चीज जरूर नहीं करनी है कि 2 एएमसीज की 5 स्कीमें खरीदनी। अगर आपके 5 स्कीम के पैसे हैं तो आप क्यों ना टॉप 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनी से एक स्कीम खरीदें, जो उनकी सबसे फेवरेट या फ्लैगशिप स्कीम जो अंग्रेजी में कहते हैं वो खरीदें। देखिए, आपके पास, कपिल जी के पास 3 एक्सिस की स्कीम्स है और 2 एसबीआई की। तो ये 2 चीजें जो डिवर्सिफिकेशन अगर आप कर ही रहे हैं तो एसेट मैनेजमेंट लेवल पे करें। ये सेकंड रणनीति होगी अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई कि आपको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है। एक ही, जैसे अंग्रेजी में एक और कहावत है, एक कहावत यहाँ पर फिरोज ने बताई, एक मैं बताता हूँ, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जैसा कहते हैं। तो आपको डाइवर्सिफाई करना होता है। आपके पास अगर 5 फंड में पैसे लगाने की क्षमता है तो आप उसको 5 टॉप एएमसीज में लगाइए और टॉप फंड में लगाइए, वो बेटर स्ट्रैटेजी है यहाँ पर। बाकी आपने जो शुरुआत की 2 साल पहले, वो अच्छी बात है। फिरोज, यहाँ कपिल जी के पोर्टफोलियो पर आप क्या राय देना चाहेंगे? आपको लगता है कि सही है या उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए? थोड़े से बदलाव करने चाहिए। आई थिंक एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी जो एक ईएलएसएस स्कीम है वो काफी बड़ा हो चुका है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ईएलएसएस स्कीम हो चुका है। तो उसके बदले जो कॉन्ट का टैक्स सेवर फंड है, वो टैक्स प्लान जिसको कहते हैं, वो बेहतरीन फंड है। और कॉन्ट एज एन एएमसी बहुत अच्छे निर्णय लेती है अपने पोर्टफोलियोज में, और करेजियस लेती है, क्योंकि वो छोटे फंड्स हैं तो उनमें मूव करने की जो एजिलिटी कहते हैं वो जरूर है। तो दैट्स पॉइंट 1, एक चेंज जरूर ये करना चाहिए आपको। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को आपके पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, जो वन ऑफ द टॉप एएमसीज की सबसे ओल्डेस्ट स्कीम है, जो पहले एचडीएफसी इक्विटी के नाम से जानी जाती थी। प्रशांत जैन जो 25 साल से एक ही फंड मैनेजर एक स्कीम को मैनेज कर रहा है, इंडिया में ऐसा कोई और फंड नहीं है। तो ये सेकेंड स्कीम है। तीसरी, एसबीआई फोकस्ड को आपके पोर्टफोलियो में शामिल करें। एसबीआई की 2 और जो स्कीम्स हैं आपकी, एक एसबीआई ब्लू चिप, उसको एग्जिट करें और एसबीआई फोकस्ड को बरकरार रखें। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज जो मिड कैप स्कीम है, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपके पास 5,000 की 5 किस्तें हर महीने जा रही हैं, तो 25,000 है। तो उसमें अगर 6-7 फंड भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं है। स्टेटिस्टिकली 8 फंड तक बहुत अच्छे फंड माने जाते हैं।
बिल्कुल, जैसा फिर वही बात जो हम दोहरा रहे हैं वो ये कि डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कीजिए। 5 फंड में आप लगा रहे हैं पैसा, उसको डाइवर्सिफाई कीजिए अलग अलग जगह। तो कुछ आइडियाज़ जो आपके लिए दिए गए हैं यहाँ पर कपिल जी, वो ये है कि आप HDFC फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। सबसे पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट और बहुत अच्छा फंड माना जाता है। क्वांट टैक्स प्लान की तरफ आप फोकस कर सकते हैं, वहाँ पर आप कुछ SIP शुरू कर सकते हैं। SBI फोकस्ड इक्विटी एक नाम लिया गया, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इसमें भी आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो आपको बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल एक और लेते हैं। हमारे पास उपकार सिंह जी का भी सवाल आया है। वो अपने पोते पोतियों के लिए निवेश प्लानिंग करना चाहते हैं। ये बहुत, मुझे ऐसे दर्शक कई बार बड़े भाते हैं पर्सनली, जो न सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं बल्कि अपने परिवार के, अपने बच्चों के और अपने पोते पोतियों के बारे में भी सोचते हैं। उपकार सिंह जी जो हैं वो अपने पोते पोतियों के लिए निवेश प्लानिंग करना चाहते हैं। 78 साल उनकी उम्र है, 3 जो है पोतियां हैं उनकी, उनके लिए निवेश करना चाहते हैं। 30 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं। कहां पर निवेश करें वो ये जानना चाहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, क्योंकि अभी तक ये नहीं भेजा है उन्होंने कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। 3 बच्चों के लिए 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिरोज कैसे अप्रोच करना चाहिए? सौमित्र साहब, मेरे हिसाब से एक चीज तो जरूर करनी चाहिए उनको कि ये जो पैसे हैं उसको अपनी रिस्क की क्षमता पे ना निर्भर करके उन बच्चों की रिस्क एपेटाइट और उनकी जिंदगी के आधार पे ये पैसे लगने चाहिए। क्योंकि आज जो पैसे कमाए हैं तो उपकार साहब ने कमाए हैं, बट उसके जो असली खर्च करने वाले होंगे वो बच्चे होंगे। तो अगर ये 78 ईयर्स के हैं तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं 10 से 12-13 ईयर्स की होंगे, तो 10 साल की इन्वेस्टिंग पीरियड इनके पास जरूर होगी। तो अगर 10 साल की इन्वेस्टमेंट पीरियड पे अगर ये 30 लाख रुपए सही से इक्विटी में 80-90% डाल देंगे तो 10 सालों में या 12 सालों में ये 4 गुना होने की क्षमता रखता है विद मॉडरेट रिस्क। तो उसके लिए जो स्कीम्स हमने प्रीवियस दर्शक को भी बताया, वापस रिपीट कर देता हूं उपकार साहब के लिए। HDFC फ्लेक्सी कैप, कैनरा रबेको फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन ब्लू चिप, आदित्य बिरला स्मॉल कैप, SBI फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज और SBI कॉन्ट्रा फंड। इसमें एक फंड हमने और शामिल किया था जो आदित्य बिरला स्मॉल कैप है, क्योंकि ये बच्चों के इन्वेस्टमेंट्स हैं और बहुत लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट्स मानी जाएंगी मेरे हिसाब से। तो उसमें स्मॉल कैप्स भी शामिल होने चाहिए। 5% जो आदित्य बिरला, 10% आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड में जरूर डाल सकते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बच्चों के लिए निवेश हो रहा है तो लंबे समय के लिए हो रहा है। यहाँ पर उपकार सिंह जी आपके लिए सुझाव यही होगा कि जो इस समय टॉप फंड्स हैं उनके नाम यहाँ पर फिरोज जी ने बताए हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। HDFC फ्लेक्सी कैप, कैनरा रबेको फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, आदित्य बिरला स्मॉल कैप, SBI फोकस्ड इक्विटी और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, साथ ही साथ SBI कॉन्ट्रा। ये वो फंड्स हैं जो आपको लंबे समय में अच्छा इक्विटी का एक्सपोजर देंगे, और इक्विटी चूंकि अच्छे समय में पैसा बनाकर देता है, लंबे समय में जो कि आपके पास है, तो एक अच्छी संभावना है कि ये पैसे जो हैं वो कई गुना बढ़ जाएं। तो ये आप स्ट्रैटेजी अपनाइए, अपना जो आपका फंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। हम पूरी आशा करते हैं कि आपका जो गोल है वो समय रहते पूरा हो जाए। चलिए, वक्त हो गया है शो में ये जानने का कि फिरोज हमारे मेहमानों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए कौन सा गुरु मंत्र आज लेकर आए हैं। फिरोज बताइए, आज कौन सा गुरु मंत्र आज देने वाले हैं हमारे दर्शकों को? तो एक गुरु मंत्र मैंने अपने पोर्टफोलियो में, अपने क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में जरूर शामिल किया है। उसको कहते हैं जीरो बजटिंग, जीरो बेस्ड पोर्टफोलियो रिकंस्ट्रक्शन। उसका ये मतलब है कि हर 5 साल में आपको ये देखना है कि अगर पूरे पोर्टफोलियो के जो पैसे थे वो बैंक अकाउंट में होते तो मैं उसको कैसे निवेश करता। वापस उसको ऐसे समझें कि पूरे पैसे मैंने रिडीम कर लिए तो एक फ्रेश पोर्टफोलियो बनता तो कैसे बनता। इसको कहते हैं जीरो बेस्ड पोर्टफोलियो क्रिएशन। क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो स्टेल से हो जाते हैं, जो फ्रेश नहीं रहते। तो इसीलिए काफी बार आपको जीरो बेस्ड पोर्टफोलियो रिक्रिएशन हर 5 साल में जरूर करना चाहिए। इससे बहुत फायदा होता है। 2020 में मैंने अपने पोर्टफोलियो में ये किया था। अब 2025 में जीरो बेस्ड पोर्टफोलियो रिकंस्ट्रक्शन जरूर करना।
स्ट्रैटेजी और बहुत अच्छा गुरु मंत्र आपने दिया कि हर 5 साल में आपको अपने पोर्टफोलियो को देखना चाहिए और फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जीरो बेस पोर्टफोलियो क्रिएशन इन एवरी 5 इयर्स, ये गुरु मंत्र है यहाँ पर फिरोज जी का। आज फिरोज बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए और साथ ही दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए भी। चलिए वक्त हो गया है कार्यक्रम को यहीं समेटने का। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि जिना स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।